Good morning. Welcome to the next topic and that is very important topic. बहुत बार एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है. What are the various disorders of respiratory system in human beings? वैसे तो ये टॉपिक बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. क्लियर? तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ द एस्थमा. तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है एस्थमा. इसको हम लोग दमा भी बोलते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. तो जो एस्थमा होता है ना, बहुत बार बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं भी ये ना एल्वियोलाई से रिलेटेड है, हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं उनसे रिलेटेड है. बट अपनी ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए. जो एस्थमा है ना वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से रिलेटेड है. क्लियर? तो किससे रिलेटेड है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से. और आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं ए बी. 2 कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं इंग्लिश में ए बी. एस्थमा इज रिलेटेड टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हम ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पैसेज में पढ़ चुके हैं भी. जो ट्रैकिया है वो आगे फर्दर लंग्स में जाने से पहले डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, then secondary, then tertiary, then the bronchioles and finally bronchioles open into alveoli. तो उन bronchioles में जो है वो इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है यानी कि डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग. और जब डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में तो आवाज़ आती है सांस लेने में, जिसको हम लोग बोलते हैं वीजिंग. वीजिंग मीन्स साउंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. तो इसके लिए डॉक्टर्स बच्चों एक पंप सजेस्ट करते हैं और जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली इस पंप का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा करते हैं वो लोग. सो आई होप आपको एस्थमा क्लियर हो गया होगा. सेकंड इज़ द एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा बहुत बार आता है बच्चों एग्ज़ाम में, एस्थमा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एस्थमा बहुत कॉमन डिजीज़ है ना. एम्फाइसीमा आपने पहले नाम नहीं सुना होगा लेकिन इट इज़ वेरी वेरी कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कॉमन की बजाय अगर मैं बोलूँ तो क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये. क्रॉनिक मतलब बहुत ही सिवियर डिसऑर्डर है ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का. क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें हमारी जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, हमने पढ़ा हुआ है. एल्वियोलाई में गैसेस का एक तो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आती है. क्यों आती है? क्योंकि जो एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग इसको वेस्कुलर बोलते हैं. और वी कैन से दैट एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड एज वेल एज वेस्कुलर. क्लियर? तो क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें ज़्यादा सिगरेट पीने से जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं, जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती हैं. तो अगर ये एल्वियोलाई की दीवारें ही नहीं रहेंगी तो ब्लड यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे करेगा, तो जिससे हमारा जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और हमारी जो बॉडी है उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती. क्लियर? दैट्स वाई इट इज़ द क्रॉनिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और ORD से भी इसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जॉब और प्रोफेशन. बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, स्पेशली जो ग्राइंडिंग, जहाँ पर कुछ ना कुछ क्रश हो रहा होता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ग्राइंड हो रहा होता है, जहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है, छोटे छोटे पीसेज में किसी चीज़ को तोड़ा जाता है. वहाँ पर वो जो छोटे छोटे पीसेज हैं किसी भी चीज़ के, या बहुत सारी जो डस्ट है वहाँ पर, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है ना. अगर लॉन्ग एक्सपोजर होगा किसी पर्सन का उस डस्ट से, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो ग्राइंडेड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं. और फिर उससे क्या होगा, जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स इज़ मेड अप ऑफ द फाइब्रस टिश्यू. फाइब्रस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लग जाती हैं और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और प्रोलिफरेशन को हम लोग इस तरह से जान सकते हैं भी वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते और सीरियस लंग डैमेज हो जाता है वहाँ पर. क्लियर? और एग्जाम्पल है इसके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के, एक तो बच्चों सिलिकोसिस,
जहाँ पर सिलिका से बहुत ज़्यादा डील किया जाता है और ये सिलिका हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और लंग्स का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस नाम का एक कंपाउंड वो हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और लंग्स को डैमेज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो भी वर्कर्स हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में, दे शुड वियर मास्क। क्लियर? सो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 डिसऑर्डर्स पढ़े जो एनसीईआरटी में गिवन हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहला था एस्थमा। एस्थमा आप याद कीजिए, एस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लामेशन होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है दैट इज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है और सिगरेट स्मोकिंग से होता है और इसमें जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। थर्ड आता है ORD यानी कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं और इसके एग्जाम्पल आते हैं सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।